जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग कैलकुलस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। पूरे कैलकुलस में जितने भी चैप्टर हैं सबसे लास्ट में जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था विच वाज डिफरेंशियल इक्वेशन। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे टॉपिक था। उसमें जो लास्ट टॉपिक है हम लोग का मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो लास्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं और ये कैलकुलस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने होमोजीनियस मेथड देखा था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होता है तो फिर हम कैसे सॉल्व करते थे, फिर वेरिएबल सेपरेबल है तो कैसे करते हैं। और अभी जो टॉपिक ले रहे हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें समझेंगे कि इसका फॉर्म क्या है। इसमें एक्चुअली दो टाइप के फॉर्म है और दोनों ही टाइप पर क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मतलब कंपटीशन में नो डाउट वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है। यदि इसमें बात किया जाए कि भाई इसमें क्या फॉर्म है, तो इसमें यदि आप टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप देख सकते हैं नाम कितना मतलब नाम से ही लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये आप लिख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने मतलब एनसीईआरटी, ये हम जो भी मॉड्यूल अभी बना हुआ है, जो लेक्चर डिज़ाइन किया हुआ है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, बोर्ड का जो सिलेबस है, उसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है। कहीं पर आप ये नहीं देखे होंगे कि सेकेंड ऑर्डर d2y/dx², ऐसा नहीं लिखा होगा। dy/dx इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर। तो जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर का, तो आप इसमें पूरा नाम देखेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऐसा भी लिखा जा सकता है। चलिए इसमें हम टाइप की बात करें तो इसका दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स, सबसे पहले टाइप 1 आप बात करिए तो इसका फॉर्म क्या होगा वो देखिए, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये टाइप, पहला टाइप की बात कर रहे हैं। यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर समझना है कि ये p और q क्या है। तो भाई p और q जो है, वेयर p एंड q, वेयर p, q जो है ये या तो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, या नहीं तो फंक्शन ऑफ x हो। dy/dx, तो y यहाँ पर होना चाहिए, y के मल्टीप्लाई में ये या तो कोई नंबर है, यहाँ नंबर, यहाँ नंबर, या यहाँ फंक्शन हो, यहाँ भी फंक्शन। फंक्शन हो तो x का, y का नहीं। तो या तो दोनों जगह फंक्शन, दोनों जगह नंबर, नंबर फंक्शन, फंक्शन नंबर, तो इसमें से जो भी हो बस x का ही फंक्शन होना चाहिए। ये बात हो गई। अब यदि इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है तो सॉल्व कैसे करेंगे। अभी टाइप 1 की बात करें, यदि इस फॉर्म में है तो सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए क्या वर्किंग रूल है तो समझिएगा। इसका वर्किंग रूल, इसमें दो काम करना रहता है। पहला काम क्या है वो देखिए, स्टेप 1, पहला काम आपको ये करना है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, IF, इसको शॉर्ट में IF बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, भाई ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आपको निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है ये समझ लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपको e का पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया। और जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो स्टेप 2 में जो सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा, तो काफ़ी आसान है। y इंटू IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF, इसको इंटीग्रेट कर देना है और जो कांस्टेंट होगा, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन। और ये इसका टाइप हुआ। हो सकता है मतलब ये इस फॉर्म में हो। इसका दूसरा फॉर्म क्या है वो जरा देख लीजिए, टाइप 2, सेकेंड टाइप, ये टाइप 1 और दिस इज टाइप 2। यह है आपको टाइप 2। इसमें क्या रहेगा, dx/dy, यहाँ dy/dx था तो py था, अब रहेगा आपको px एंड दिस इज q, जहाँ पर p, q ये या तो कांस्टेंट है
या नहीं तो फंक्शन यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स था तो यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ वाई। ये हो गया। अब जो काम यहाँ कर रहे थे वही काम यहाँ स्टेप 2 स्टेप यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? तो ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी बट यहाँ पर डी वाई हो जाएगा। और दूसरा आपको सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपको x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, और फिर आप पूरे को इंटीग्रेट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस सी द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये टाइप 1 है जो अभी मैंने बताया आपको टाइप 1। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी एंड क्यू क्या है? तो ये या तो कांस्टेंट होगा या नहीं तो फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये पूरा इसका नाम हुआ। अब इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखा हुआ है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी के जगह आपको 1 है और क्यू के जगह आपको साइन एक्स है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब पहचान सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो ये टाइप 1 में आते हैं सारे। और यदि इसी तरह से दिस टाइप ऑफ सेकेंड टाइप अनदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हैं आप, दूसरा फॉर्म, तो वो क्या होगा? तो डी एक्स बाई डी वाई, ये टाइप 2 हो गया, डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा, इन्होंने पी लिख दिया, P1 लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स इक्वल टू क्यू, अब P1 Q1 उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक्स है तो एक्स होना चाहिए। और P1 Q1 जो है ये या तो कांस्टेंट हो या नहीं तो फंक्शन ऑफ वाई हो। तो इस तरीके से अब हमारे पास ये है टाइप 2 जो कि अभी हम लोगों ने बताया, और उसके बेसिस पर एग्जाम्पल। जो वर्किंग रूल है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और ये क्वेश्चन है, इसी को हम लोग को डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक्सरसाइज है और काफ़ी आसान है, इसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन समझ सकते हैं, एक जनरल होता है एक पार्टिकुलर होता है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 9.6 है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इसमें दिया हुआ है। और आइए इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसमें दोनों ही टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, टाइप 1 और टाइप 2 जो हम लोगों ने देखा था। तो जैसा कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही शानदार और काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट भी है। चलिए समझते हैं इसको। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, ये दिया हुआ है। और इसको देखिए कैसे, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, आप थोड़ा देर के लिए समझिएगा। डी वाई बाई डी एक्स, क्या हम इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू बोल सकते हैं? वेयर पी क्या है भैया? तो पी है 2, क्यू क्या है भैया? तो साइन एक्स। और आपको तो पता होगा कि यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है तो उसको क्या बोलते थे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1। तो आप यहाँ लिखिए देयरफॉर सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1। मेरी बात को समझिए। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे मन ही मन कि क्या ये लिखना ज़रूरी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आप लिखते हैं तो मतलब लगता है कि हाँ आपके पास नॉलेज है, समझे, तो ये लिखना चाहिए। जब आप कभी मतलब एग्ज़ाम हॉल में बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या स्कूल वगैरह सब में, तो बेहतर तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। तो इसीलिए आप यदि ऐसा लिखते हैं तो लगता है कि मतलब आपके पास नॉलेज है, और नहीं तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है, नहीं बस फार्मूला पुट करके बैठा दिया हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये टाइप 1 में हो गया। यदि ऐसा हो गया तो क्या करते थे हम लोग? तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या? तो भाई आई एफ आपको पता होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते थे ई टू दी पावर, ई के पावर में इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, चूँकि एक्स का फंक्शन होता था या नहीं तो कोई कॉन्स्टेंट। तो ई, और यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2
एंड दिस इज डी एक्स। भाई ई लिखेंगे 2 को बाहर करेंगे, यहाँ डी एक्स केवल होगा और ये हो जाएगा आपको ई 2x। कहने का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा मिला वो क्या मिला, तो ई का पावर 2x। ई का पावर 2x, इसको अंडरलाइन, इसको लॉक करके रखिए। ये हमारे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसी के हेल्प से सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो सॉल्यूशन याद करिए, सॉल्यूशन क्या था भैया, सॉल्यूशन लिखने का क्या तरीका था, तो वो था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन dx और प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, e का पावर 2x, तो लिखा q क्या है हमारा, तो sin x। फिर क्या है भैया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर 2x एंड दिस इज dx प्लस c। अब एक चीज़ समझिएगा, अब आपके पास चॉइस है, ये इसको हमने e का पावर 2x इंटू साइन एक्स एंड दिस इज डी एक्स एन प्लस सी लिखे। समझिएगा, ये जो इंटीग्रेशन है वो u इंटू वी पर है, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर लगेगा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसमें आप आइलेट का यूज करते थे। आइलेट, आई मतलब इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये देखिए दो, ये तो आपका एक्सपोनेंशियल हो गया और ये ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगो को बाहर निकालिएगा, ट्रिगो को आप u मानिएगा फर्स्ट फंक्शन, और जो बच गया एक्सपोनेंशियल उसको सेकेंड फंक्शन। तो वैसे करके आप इंटीग्रेट करिए तो पूरा आएगा। अभी इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसका एक रिजल्ट हम आपको बताए थे, याद करिए, आप चाहे तो उस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। रिजल्ट क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर आप लिखिए कि एज वी नो दैट, यहाँ पर लिखिए कि एज वी नो दैट, एज वी नो आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम हॉल में भी यूज कर सकते हैं। क्या रिजल्ट है, तो आई इक्वल टू, यदि आपके पास e का पावर ax हो और साइन हो एंड दिस इज bx हो, dx है। इसमें हम 5-6 रिजल्ट आपको बताए थे, आप इंटीग्रेशन में जा कर के देखिए, और नहीं आप देखे हैं तो मेरा मतलब प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है वो देखिए, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल का टॉपिक है। क्या रिजल्ट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर ax लिखेंगे और डिवाइड करना है x का जो कोफिशिएंट है दोनों जगह, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, फिर क्या करना है इस a से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a साइन बी एक्स माइनस साइन का डेरिवेटिव साइन बी एक्स का, तो ये हो जाएगा कॉस बी एक्स, और ये जो b है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस c जो भी आएगा। तो भाई यही काम तो यहाँ करना है, सेम यही काम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो y इंटू ई का पावर 2x, अब इसका इंटीग्रेशन होगा e का पावर 2x ये होगा, और डिवाइड कर देना है किससे, तो कोफिशिएंट, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, ऐसे 2 स्क्वायर लिख रहे हैं। फिर x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 2 साइन एक्स होगा माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन मैंने लिखा। यदि आपको ये रिजल्ट नहीं पता है तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो करिए कोई दिक्कत नहीं, तो स्टेप्स लंबा होगा तो है ना। तो हम ये लगा दिए, फिर यहाँ पर प्लस सी, भाई साहब ये y इंटू ई का पावर 2x, और ये हो गया आपको e का पावर 2x बाई 5, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी इज द आंसर। अब यही या तो यही आंसर होगा, या नहीं तो इसको इधर भेज दीजिएगा, तो y इक्वल टू, जब ये इधर भेजिएगा तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस c, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस 2x, है ना, एंड दिस इज द आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, dy बाई डी एक्स। अब आप मैच कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स, दिस इज पी वाई इक्वल टू क्यू, p के जगह 3 हुआ, q के जगह e का पावर माइनस 2x है। अब आप समझ रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, ये x का फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1 है, दिस इज टाइप 1 का।
तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो कैसे निकालेंगे, e टू दी पावर, e के पावर में इंटीग्रल ऑफ p dx, तो p मैंने बाहर कर दिया 3 एंड दिस इज dx, तो ये e का पावर 3x। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन मतलब वही आएगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन काफ़ी आसान है, y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ एंड दिस इज dx बाई प्लस c, तो y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e का पावर 3x है, q हमारा e का पावर -2x है, तो यहाँ पर लिखेंगे e टू दी पावर -2x एंड जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारा e का पावर 3x एंड दिस इज dx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन, तो ये e का पावर -2x प्लस 3x, तो ये x होगा एंड देन दिस इज dx प्लस c, तो ये आपको मिल जाएगा e का पावर x प्लस c, ये y इंटू ई का पावर 3x है। आप चाहे तो यहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको बुक में ऐसा हो सकता है कि इसको इधर भेज देंगे, तो जब ये इधर डिवाइड होगा तो 1 बाई ई का पावर 2x होगा, और ये हो जाएगा c अपॉन ई का पावर c ई टू दी पावर 3x। अब चाहे तो आप इसको ऐसे लिखिए, या नहीं तो ई टू दी पावर -2x प्लस c इंटू ई का पावर -3x, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से है, मतलब इसमें p के जगह हो गया आपका sec y और ये q हो गया 10x, आप बना सकते हैं। ये भी मतलब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप पहले ले जाइए, अरेंज कर लीजिए, तो dy बाई dx, और ये बन जाएगा आपको मतलब cos स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर जो कि सेक स्क्वायर x इंटू वाई, और 10x बाई कॉस, तो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर x इंटू 10x। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो गया मतलब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, मतलब टाइप 1 का है तो अब आप टाइप 1 का बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 जरा समझते हैं। ये दिया हुआ है dy, दिस इज dx और यहाँ dx, तो सबसे पहले इसको तो इधर RHS में भेजना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज dy। इसको जब आप उधर सेंड करेंगे तो ये बनेगा cot x dx माइनस 2xy एंड दिस इज dx। भाई ये बनेगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज dy। अब यदि आप इसमें कॉमन लेंगे तो सोचिए क्या बन सकता है, तो cot x और ये बन जाएगा cot x माइनस 2xy एंड देन दिस इज dx। अब आप या तो dy बाई dx निकाल सकते हैं या नहीं तो dx बाई dy निकाल, दोनों ही सही हैं। सपोज मान लीजिए आप ऐसा लिखना चाह रहे हैं, पहले तो पता नहीं है लेकिन लोग तो ऐसे ही सोचेंगे dy बाई dx, तो इसको इधर ले, तो इसको आपको इधर ले जाना पड़ेगा, cot x माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था उस फॉर्म में, तो आपको पहले मतलब इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। अब आप क्या करिए, आपको तो केवल x का फंक्शन एक जगह चाहिए और y रहना चाहिए पी वाई, तो y कहाँ है, तो y इस वाले में है, तो आप इसको पहले दोनों में डिवाइड करिए, तो ये बन जाएगा cot x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन दिस इज y। अब ये आपका बन गया dy बाई dx। तो भाई अब इसको आप इधर ले आइए, तो ये बनने वाला है dy बाई dx माइनस इधर आएगा तो प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, दिस इज cot x और ये cot x। अब dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये आपका अब जो फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये फॉर्म आया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको मिला। अब आप इसको मतलब जैसे पहले काम करते थे ठीक उसी तरीके से p हो गया मेरा, p हो जाएगा हम लोग का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q जो है वो है cot x। जो काम पहले कर रहे थे अब वही काम कर सकते हैं आप, तो ये काम खुद से आप कर सकते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आप बना सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 को जरा समझते हैं क्या दिया है। y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज dy एंड दिस इज 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा सोचिए। सपोज इसको मैंने इधर सेंड कर दिया, x माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज dy एंड दिस इज माइनस वाई एंड देन दिस इज dx। अब जरा आप देखिए, हम इस y को इधर, इसको इधर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखना चाह रहे हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं। अब यदि हम इसको सेपरेट करते हैं तो क्या बनेगा ये जरा सोचिए। dy बाई डी एक्स माइनस, अब ये सेपरेट मतलब अलग अलग होगा ही नहीं, मतलब इस दो टर्म हमको नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमको चाहिए पी वाई और क्यू। तो यहाँ से किस में अब डिवाइड करेंगे, y वाला टर्म लेंगे तो नीचे केवल x का फंक्शन होना चाहिए जो कि नहीं है। और ये मतलब यहाँ से आप कैसे भी कितना भी काम प्रयास कर ले आपको ये फॉर्म नहीं मिलेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये वाला फॉर्म नहीं मिलने वाला है। इससे पहले आप देखिए यहाँ वाला ये जो मतलब था, तो इसको इस तरीके से, यहाँ x का केवल फंक्शन था तो इसको इधर डिवाइड किया, नीचे में केवल x का फंक्शन है, तब जाकर के हमको ये फॉर्म आ गया, ये x वाला, इधर x का फंक्शन y। लेकिन यहाँ पर जरा देखिए डिनोमिनेटर में कि क्या केवल x का है, नहीं है, तो ये नहीं आएगा, उस फॉर्म में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये जो प्रोसेस है ये मतलब यहाँ से ये नहीं फॉलो करेंगे। हम ये इसलिए फॉलो किए क्योंकि हमको लगा कि टाइप 1, हमको क्या किसी को भी पहले यही सोचते हैं, लेकिन आप पहले ही विजुअलाइज कर लिए, यहीं पर आप यहाँ पर चाहे तो कर सकते थे, लेकिन लोग जल्दी नहीं सोच पाते हैं, बाद में यहाँ करके सोचते हैं। बट यहाँ भी आप सोच सकते हैं कि x माइनस वाई स्क्वायर यदि हम इधर ले जाएंगे तो वो होगा नहीं, तो फिर किसको करना पड़ेगा, तो इसको इधर सेंड करना होगा। इसीलिए ये वाला स्टेप जो अभी हम लोगों ने फॉलो किया है ये नहीं होगा। और क्या सही स्टेप होना चाहिए, तो ये आपको होना चाहिए dx dy को इधर ले जाइए, x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y लिखिए, और ये हो जाएगा आपका माइनस dx बाई dy। यहाँ माइनस रखें, बाद में इसको हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए, x बाई वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई माइनस dx बाई dy। अब जरा समझिए, इसको आप इधर सेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, ये है प्लस 1 बाई वाई इंटू एक्स, और ये जो टर्म बचा है ये कैंसिल हो जाएगा, एक तो y बचेगा माइनस वाई, इसको आप इधर सेंड कर लीजिए, तो ये y। अब आप देखिए ये क्या बना, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, जहाँ पर p क्या है, p आपका 1 बाई वाई है और q क्या है, तो ये y है। यदि इस फॉर्म में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो होगा टाइप 2 का, दिस इज चाहे इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 2, सेकेंड टाइप का है। और यदि ऐसा है तो फिर क्या प्रोसेस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p y के रिस्पेक्ट में, तो e 1 बाई वाई dy, तो ये हो जाएगा e 1 बाई वाई का होगा log y। आपको पता होना चाहिए यहाँ बेस में e है, और यदि ये दोनों सेम है तो ये y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आ गया। अब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम लोग करते थे q इंटू आई एफ, तो q इंटू आई एफ एंड दिस इज सॉरी y x इंटू आई एफ एंड q इंटू आई एफ एंड दिस इज dy प्लस c। तो x हमारा क्या, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो y आया था, तो y इक्वल टू एक्स इंटू वाई इक्वल टू q जो हमारा q y है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो y है, एंड दिस इज dy प्लस c। तो x इंटू वाई बराबर y स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ रहा है प्लस c, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई क्यू बाई 3 प्लस सी द आंसर। तो इस तरीके से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी आपको डायरेक्ट मतलब उस फॉर्म में दिया रहता है और कभी कभी नहीं दिया रहता है। दिया हुआ है तो ठीक, और नहीं दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब अरेंज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको ये परेशानी हो सकती है कि टाइप 1 बनेगा कि टाइप 2, तो वो आपको प्रैक्टिस से होगा।
और या नहीं तो आप यहाँ विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो बेहतर है, ठीक है। हम तो समझाने के लिए मतलब वो पूरा प्रोसेस यहाँ तक लिए तब आपको दिखाए, लेकिन ये चीज़ आपको डायरेक्ट पहले कर लेना चाहिए था। अब ये बोल रहा है कि अब इस तरह का क्वेश्चन जरा एक देखिए कि कैसे बनाते हैं। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व दिस, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ये इसको आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। शुरू में कुछ कंडीशन दिया तो इनिशियल, शुरू का अंग्रेजी क्या होता है, इनिशियल। इनिशियल में जो कंडीशन दिया तो उसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, और वो क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जो कांस्टेंट अभी तक आ रहा था तो वो अननोन था। अभी जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन का जब हम यूज करेंगे तो सी हमको निकल जाएगा। तो उस केस में हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है उसका एक कोई पार्टिकुलर आंसर होगा। तो आपको याद है जनरल सॉल्यूशन है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह आप कोई पार्टिकुलर वैल्यू दे देते थे, कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू असाइन करते थे, तो उस सॉल्यूशन को पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते थे। यही काम यहाँ होगा। तो अभी देखिए इसमें कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो जो काम पहले कर रहे थे वही, मतलब सॉल्यूशन जितना पहले कर रहे थे उतना करना ही पड़ेगा, और लास्ट में इसका थोड़ा सा यूज होगा। तो देखिए अभी क्या करेंगे, इसको dy बाई डी एक्स, दिस है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। अभी 13 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो p के जगह आपको क्या लिखा हुआ है, 210x एंड q के जगह आपको sin x लिखा हुआ है। तो भाई इसको इंटीग्रेट, मतलब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1 है, दिस इज टाइप 1। तो आप ये लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से सबसे पहला काम जो होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में होगा तो dx मैंने लिखा, e p हमारा क्या है 2 इधर कर दिया, एंड दिस इज 10x एंड देन दिस इज यहाँ पर dx। अब आपको पता होगा कि 10 का जो इंटीग्रेशन होता था तो या तो कॉस में लिखिए या नहीं तो सेक में लिखिए। कॉस में माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस लॉग कॉस एक्स, या नहीं तो सेक में। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 लॉग सेक एक्स, मॉड के अंदर सेक एक्स मैंने लिखा, हो गया। अब ये 2 को हम इधर बाहर इधर अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, e का पावर लॉग एंड दिस इज सेक एक्स पूरे का होल स्क्वायर। भाई साहब यहाँ पर लॉग का जो बेस है वो क्या है, e है। तो ये जब ये दोनों सेम होता है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ जो भी चीज़ है वही चीज़ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कुल मिला करके सेक स्क्वायर एक्स, मॉडुलस है तो स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये क्या होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है ये होगा आपको y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में y इंटू आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पर, तो जो हम लोगों ने अभी निकाला है सेक स्क्वायर एक्स क्यू इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ, क्यू मतलब साइन एक्स, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो सेक स्क्वायर एक्स निकला है तो ये यहाँ पर रख दिया, एंड दिस इज डी एक्स, वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब जरा देखिए इसको, इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन यदि नहीं आता है तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको इंटीग्रेशन पे ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टॉपिक था, एक तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन में आपको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत है और सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन, कुल मिलाकर के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही आपको चाहिए, और ये दोनों ही पूरे कैलकुलस में छाया हुआ है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे भाई, तो साइन एक्स, ये साइन एक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर है तो एक सेक रखते हैं सेक एक्स, और एक ठो जो सेक है इस सेक को हम 1 बाई कॉस लिख लेते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि साइन बाई कॉस मिल करके 10 हो जाएगा। 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर। तो एक जो सेक है उसको मैंने कॉस लिख दिया, अब ये साइन कॉस को 10 लिख देते हैं तो ये बन जाएगा मतलब 10x एंड दिस इज सेक एक्स एंड दिस इज डी एक्स। भाई ये सेक एक्स इंटू 10x का तो डायरेक्ट फार्मूला है ना, ये प्लस सी होगा यहाँ पर, प्लस सी, यहाँ प्लस सी,
तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ प्लस सी, यहाँ पर आपको मिलने वाला है सेक एक्स इंटीग्रेट होकर के सेक एक्स प्लस सी। ये मिला क्या हमको, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, ये आ गया। अब चाहे तो इस सेक को आप इधर सेंड कर सकते हैं और या नहीं तो अभी यहीं पर रख सकते हैं। आंसर यही होता यदि अभी कोई कंडीशन नहीं दिया होता तो, लेकिन चूंकि उन्होंने कंडीशन दे दिया है तो उस कंडीशन का यूज करेंगे। देखिए गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन जरा आप समझिए क्या दिया, y बराबर 0। इस y बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y इज 0 व्हेन, कंडीशन दिया हुआ है वहाँ पर व्हेन x का वैल्यू π/3 है। तो जब y का वैल्यू 0 कम है तो जब x का वैल्यू π/3 है, तब ये दोनों वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, मतलब y के जगह 0 रखिए, x के जगह π/3 रखिए, तो हम लोग को c मिल जाएगा। तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, x के जगह π/3 तो सेक π/3 प्लस 0, सेक π/3 होता है आपका सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का उल्टा, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 प्लस सी हो गया हम लोगों का -2। चूंकि ये सी निकल गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसका वैल्यू अब जा करके आप इसी इक्वेशन में रख दीजिए। सो रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर ये आपका जनरल, ये यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन दिख रहा है ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स और c का जो वैल्यू आया -2, दिस इज आंसर। अब चाहे तो आप सेक को इधर भी भेज सकते हैं, तो y इक्वल टू सेक बाई सेक, तो ये आपको हो जाएगा 1/सेक एक्स, क्योंकि एक सेक कट जाएगा, -2/सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज ऑल्सो द वे टू राइट आंसर। तो इस तरीके से ये आप बना सकते हैं और इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। तो मतलब कंडीशन दिया हुआ है, बाकी का क्वेश्चन आप हो सकता है कि ये टाइप 1 में था तो अभी टाइप 1 के अकॉर्डिंग बनाए, हो सकता है टाइप 2 का रहा होगा तो टाइप 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, बाद में वो कंडीशन रख दीजिए। एक चीज़ आप समझिएगा, ये जैसे अभी ऐसे लिखा हुआ है, कभी कभी ये ऐसे नहीं लिखता है, वो कुछ ऐसे लिख देगा आपको, y लिख देगा, π/3 लिख देगा और यहाँ पर लिख देगा 0। इसका मतलब यही हुआ कि y का वैल्यू 0 है व्हेन y में, जब मतलब यहाँ व्हेन x का वैल्यू जो है π/3 है, y इज 0 व्हेन x इज दिस। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा रहता है, तो वहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई y का वैल्यू ये है कि ये है, तो आप समझ लीजिए इसको कि इसका क्या मतलब होता है। तो इस तरीके से अब वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकेंगे, हम लोग नए लेक्चर में मतलब ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है, कैलकुलस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब इसका जो अगला चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में नए प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, जो कि इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा है, तो फिर 3D है, इस सब कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।